क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे थे? कोई नहीं. So we were talking about nomadic empires. Clear? तो nomadic empire स्पेशली हम लोग इसके सोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे, क्या क्या सोर्सेज हैं, एंड देन फर्दर वी टॉक्ड अबाउट द मंगोलियन एम्पायर. तो इतना बड़ा एम्पायर हमें दिखता है क्या? दिख गया ना? तो यहां पे देखते हैं कि इतना बड़ा एम्पायर मंगोलिया से स्टार्ट होकर के ये पूरा का पूरा रशियन प्रोविंसेस, राइट, जो आज का चाइना है, वो पूरा चाइना, इंडिया के नॉर्थ में, इंडिया को छोड़ करके बाकी आप देखें कि पूरा का पूरा कवर्ड था. बट वी डिस्कस दैट इन इनडायरेक्ट वे दे ऑल्सो रूल्ड ओवर इंडिया. कैसे? क्या बताया था? मुगल्स. एब्सोल्युटली. तो वो भी क्या होता था? मोगल्स. तो मुगल्स जो थे, जो मुगल रूलर थे, वो क्या थे? वो डिसेंडेंट थे मंगोल्स के. ठीक है. और फ्रॉम मैटरनल साइड वो मंगोल्स के क्या थे? डिसेंडेंट थे. और पैटर्नल साइड से वो तैमूर के, जो सेंट्रल एशिया के, वो उनके डिसेंडेंट थे. हालांकि मुगल्स हमेशा यूज करते थे टर्मिनोलॉजी दैट दे आर डिसेंडेंट ऑफ तैमूर, बट फ्रॉम मैटरनल साइड दे वर फ्रॉम मंगोल्स एज वेल. तो एक तरह से देखते हैं, इसलिए मुगल्स वो ऐसे ही लिखा जाता था, मोगल्स, राइट, मोगल्स. गॉट इट? तो ये मंगोल ओरिजिन. तो देखते हैं अगर हम, तो पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया, इसमें आज के डेट में कितने सारे देश हैं. पूरा सेंट्रल एशिया, पूरा रशियन प्रिंसिपैलिटीज, पूरा ये मंगोलिया, यहाँ पे, यहाँ से इन्होंने पूरा का पूरा चाइना, ये पूरा जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है, दैट वाज द मंगोलियन एम्पायर. अर्लियर एम्पायर जो हमने पढ़ा था कि बहुत बड़ा एम्पायर जो 3 कॉन्टिनेंट को कवर करता था, वो था कौन सा एम्पायर? रोमन एम्पायर. क्लियर? कि मेडिटेरेनियन के तीनों तरफ वो कवर करता था वो. और यहां जब मंगोलिया की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये इतना बड़ा एम्पायर, काफी बड़ा एम्पायर, और वो भी नोमैडिक एम्पायर था. किसी ने सोचा नहीं था कि कोई नोमैड ट्राइब, कोई नोमैडिक ट्राइब इतना बड़ा एम्पायर स्टैब्लिश कर लेगा. क्लियर? सो पर्टिकुलरली बहुत बड़ा एम्पायर. तो हमने अलग अलग व्यू पॉइंट भी देखा था कि इंडिया पे नहीं कंट्रोल होने का, कि हाँ माउंटेन था, फर्दर यहाँ के जो वार्म क्लाइमेट था यहाँ का, उसमें सरवाइव नहीं कर सकेंगे. तो ये भी रीजन रहा. तो अलग अलग इंटरप्रिटेशन रहा कि इंडिया पे कंट्रोल क्यों नहीं हो पाया, और अल्टीमेटली ये भी इंटरप्रिटेशन रहा कि किया तो उन्होंने इंडिया पे भी कंट्रोल तो किया ही, जब मुगल रूल करने लगे तो दैट वाज आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ मंगोल रूलर्स. गॉट इट? तो अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, isn't it? Now let's talk about in the early decades of the 13th century, the great empires of the Euro-Asian continent realized the dangers posed to them by the arrival of a new political power. ये जो चंगेज खान था, एक तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक बर्बर किंग था, राइट, बर्बर रूलर था. बर्बर मतलब, बर्बर मींस जो क्रूएल हो, isn't it? और जो प्रिमिटिव है. तो प्रिमिटिव एज में क्या होता था कि लोग किसी को भी मार के खा जाएं. इस तरह का जो स्टोन एज में क्या होता था, किसी को भी मार के खा जाए, तो ये प्रिमिटिव है, जानवर की तरह है. तो इस तरह के ये थे. क्लियर? यूरो एशियन, आज हम लोग आज टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं यूरेशिया. तो यूरेशिया क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूरोप एंड एशिया. यूरोप और एशिया का कॉम्बिनेशन यूरेशिया. तो यूरो एशियन कॉन्टिनेंट, उनको रियलाइज हुआ कि इतना बड़ा डेंजर है. वो डेंजर क्या है? एक नया पॉलिटिकल पावर इन द स्टेपीज ऑफ सेंट्रल एशिया. स्टेपीज आपको बताए थे कि सेंट्रल एशिया का ग्रास लैंड, राइट. तो वहां की ये ट्राइबल, ये धीरे धीरे एक्सपैंड करके हर जगह एक्सपैंड कर रहे थे. तो पूरा का पूरा यूरोप में और एशिया में एक खतरा हो गया कि क्या होगा अब?
वो रूल करने लगेंगे, वो कैप्चर करने लगेंगे। और डर इस बात का था कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक थे, प्रिमिटिव थे, बारबरिक थे। तो इतने खतरनाक ढंग से ये लड़ाई करते थे कि जब ये लड़ने जाते थे तो सामने वाले के जो सैनिक होते थे वो सरेंडर करके इसके पार्ट में आ जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि इतनी बुरी तरह से मार काट करेंगे, इससे अच्छा बेटर है कि इनके पार्ट को ज्वाइन कर लो। राइट, इतना ज्यादा फियर था मंगोलियन ट्राइब का, इतना ज्यादा फियर था चंगेज खान का। गॉट इट? सो इन द स्टेपीज ऑफ सेंट्रल एशिया, चंगेज खान had united the Mongol people. क्या किया उसने? अब नोमैडिक ट्राइब था, मंगोल के पीपल को यूनाइट किया। और चंगेज खान पॉलिटिकल विजन however went far beyond the creation of a confederation of मंगोल। तो ऐसा ही नहीं था उसने। अभी हम लोग क्या कह रहे हैं कि मंगोलिया में उसने क्या किया? मंगोल को यूनाइटेड किया। उसका विजन इतना ही नहीं था कि हम एक मंगोल साम्राज्य बना लें, एक मंगोलियन एम्पायर बना लें, मच बियॉन्ड दैट। राइट, ऐसा होता तो बस मंगोल एम्पायर बना लेता, हो गया। तो उसने यूनाइटेड तो कर ही लिया था कि एक कॉन्फेडरेसी बना दे, एक महासंघ बना दे, बड़ा संगठन बना दे। तो ऐसा ही नहीं था। Christ in the steppes of Central Asia, he had a mandate from God to rule the world. मतलब ऐसा माना जाता है, ऐसा लगता है, इट सीम्स कि उनको चंगेज खान को एक तरह से ऐसा लगता है कि मैंडेट मिला हुआ था एक, कि वो पूरी दुनिया पे राज कर ले। जिस तरह से वो मंगोल को यूनाइट किया और उसके बाद अलग अलग टेरिटरी में अटैक किया। गॉट इट? Even though his own lifetime was spent consolidating his hold over Mongol tribes, leading and directing campaigns into adjoining areas in North China, Transoxiana, Afghanistan, Eastern Iran and the Russian steppes. तो इसका अपना टाइम तो इन सब में लग गया, क्या कि अफगानिस्तान को कैप्चर करने में, नॉर्थ चाइना को कैप्चर करने में, ट्रांसऑक्सियाना को कैप्चर करने में, ईरान को कैप्चर करने में, इन सबको कंसोलिडेट करने में इसका अपना जीवन तो इसी में लग गया। लेकिन इसके जो डिसेंडेंट्स हुए, डिसेंडेंट्स मींस आने वाली जो पीढ़ियां हुई, आने वाला जो जनरेशन हुआ, उस जनरेशन ने काफी आगे साम्राज्य को बढ़ाया। क्या? डिसेंडेंट्स ट्रैवल्ड फर्दर afield to fulfill Genghis Khan's vision and create the largest empire the world had ever seen. Most surprisingly, दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर जो खड़ा हुआ, सरप्राइजिंगली इसके डिसेंडेंट ने चंगेज खान के विजन को आगे बढ़ाया और दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा किया एरिया वाइज। राइट? नाउ इट वाज इन द स्पिरिट ऑफ चंगेज खान्स आइडियल्स दैट हिज ग्रैंडसन, अब एक एक एग्जाम्पल देखिए। एक ग्रैंडसन था, उसका नाम था मॉन्क। राइट? मॉन्क या मॉन्की। राइट? So in fact the Mongols were like that. So it was the name Monkey. 1251-60 warned the French Louis IX को किस तरह से वो क्या किया? वार्न किया, ठीक है, धमकी दिया। क्या धमकी देता है? कि in heaven there is only one eternal sky, on earth there is only one Lord, Genghis Khan, the son of heaven. तो कहा कि क्या है कि हेवन में एक ही एटर्नल स्काई है, आसमान एक ही है। एटर्नल मतलब जो निरंतर है, जो चलता आ रहा है, वो ना खत्म होगा ना शुरू होगा। दैट इज इन्फिनाइट और एटर्नल, दैट इज कंटिन्यूअस। राइट? सो कोई उसका बिगिनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है। जैसे आसमान हम देखते हैं तो एक कॉर्नर, कोई बिगिनिंग एंड क्लियर नहीं है। तो वही कहता है, मतलब इस तरह की धमकी है कि जिस तरह से स्वर्ग में क्या होता है, एक एटर्नल स्काई है, उसी तरह धरती पे। राइट? अर्थ देयर इज ओनली वन लॉर्ड, एक ही ईश्वर है, एक ही लॉर्ड है पूरे धरती का, वो है चंगेज खान, सन ऑफ हेवन, जो स्वर्ग से आया है, स्वर्ग का बेटा। व्हेन बाय द पावर ऑफ द एटर्नल हेवन the whole world from the rising of the sun to its setting shall be at one in joy and peace. कि सूर्योदय होगा और सूर्यास्त होगा। जॉय, पीस, सब कुछ किसके अंदर है?
तो चंगेज खान के अंदर। तो इस तरह से फ्रांस का रूलर भी, अब रोमन एम्पायर के बाद का टाइम है, पर फ्रांस का रूलर भी स्ट्रांग रूलर था, लेकिन उसको भी वार्न किया गया लुई 9 को कि भाई चंगेज खान से टकराने की जरूरत नहीं है। क्लियर? There will be trouble. Then it will be made clear that we are going to do if when you have understood ठीक है, when you have understood the decree of the eternal heaven. decree का मतलब क्या है? decree किसको कहते हैं? कोई लॉ होता है ना, लॉ को decree कहते हैं, कानून जो immediately जो अप्लाई करते हैं। हाँ, तो डेक्री इज लीगल ऑर्डर, दैट इज लीगल ऑर्डर। तो लीगल ऑर्डर का मतलब कानून, ठीक है। एनी ऑर्डर इज नॉट डेक्री, डेक्री इज अ लीगल ऑर्डर, लेजिटिमेट ऑर्डर। लाइक कोर्ट भी, जो आपके कोर्ट्स हैं वो भी डेक्री इशू करते हैं, इजंट इट राइट? यस। सो डेक्री ऑफ द एटर्नल हेवन, कि ये क्या है? डेक्री है, लेजिटिमेट ऑर्डर है हेवन का। ये ऑर्डर दिया गया है कि इनके अंदर सारा रूल होगा। यू आर अनविलिंग टू पे अटेंशन एंड बिलीव इट, सेइंग आवर कंट्री इज फार अवे, आवर माउंटेन्स आर माइटी, आवर सी इज वास्ट, एंड इन दिस कॉन्फिडेंस यू ब्रिंग एन आर्मी अगेंस्ट अस, वी नो व्हाट वी कैन डू। कि हमारा जो माउंटेन है वो बड़ा है, सी बड़ा है, अगर तुमको इसमें इस कॉन्फिडेंस में है हम, और अगर तुमको लगता है तो आओ अटैक करो हम पे, और हम देख लेंगे तुमको। क्लियर? सो डिफिकल्ट एंड नियर व्हाट, ही हु मेड इजी व्हाट वाज डिफिकल्ट एंड नियर व्हाट वाज फार ऑफ, द एटर्नल हेवन नोज, कि जो एटर्नल हेवन है, स्वर्ग है, वो जानता है कि क्या दूर है, क्या पास है, और क्या स्ट्रांग है और क्या वीक है। तो सिंपली वो चैलेंज करता है कि हम इतने स्ट्रांग हैं, हमारा माउंटेन स्ट्रांग है, हिमालय स्ट्रांग है, और काराकोरम रेंज, हिंदू कुश, सारा कुछ इसके पास था। क्लियर? और सी भी स्ट्रांग है, तो आप आओगे और हमसे लड़ पाओगे नहीं। क्लियर? अगर हिम्मत है तो आ जाओ। और इसका एक्चुअली इम्प्लीकेशन भी हुआ। कैसे? कि दीज वर नॉट एम्प्टी थ्रेट्स, मतलब ऐसा ही नहीं कि आओ जैसे हम धमकी देते हैं, आओ आओ देख लेंगे तुमको, ठीक है, और जब आएगा तो भाग जाएंगे। Isn't it? So it's not like that. हाँ, कहेंगे चलो चलो बाहर मिलना, बाहर मिलना, और बाहर मिलने के लिए आप खड़े रहेंगे और पता चलेगा आप ही खोज रहे हैं कि कहाँ जो धमकी दिया था कि बाहर मिलना, वो तो कोई मिल ही नहीं रहा है। क्लियर? तो इट वाज नॉट लाइक दैट, इट वाज नॉट लाइक दैट। इसका एम्प्टी थ्रेट नहीं था, सचमुच का थ्रेट था। क्लियर? कैसे? वो देखते हैं। 1236-41 में कैंपेन किया बाटू, अनदर ग्रैंडसन ऑफ चिंगेज खान, और ये क्या किया? रशिया में एंटर किया अपनी आर्मी के साथ, और पूरा का पूरा रशियन लैंड पूरा डिवास्टेट करता हुआ मॉस्को तक पहुंच गया, जो कैपिटल है। तो वहां तक पहुंच गया, पूरा प्लंडर्ड, डिवास्टेटेड, मतलब सब तोड़ फोड़ करके वहां पहुंच गया। उसके बाद रशिया के भी आगे पोलैंड को भी सीज कर लिया, हंगरी को भी, और एंड कैम्प्ड आउटसाइड वियना, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना, और वियना तक भी पहुंच गया, उसके कैपिटल के पास कैंपिंग कर रहा था। इतना स्ट्रॉन्ग और इतना खतरनाक था चंगेज खान का पूरा जो ट्रूप था, परिवार भी। क्या? तो ये क्या किया कि ऐसे यहाँ पे क्या प्रूव कर रहे हैं कि एम्प्टी थ्रेट नहीं था, वो जो धमकी था वो सचमुच था, क्योंकि दूसरा जो सन है, ग्रैंडसन है बाटू, उसने कैंपेन करके सीधा मॉस्को कवर कर लिया, पोलैंड कैप्चर कर लिया, हंगरी और वियना के सामने अपना कैंप लगा दिया। क्या मतलब? कैपिटल भी, ऑस्ट्रिया भी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज को किस तरह से उसने पूरा का पूरा टारगेट पे ले लिया। इन द 13th century it did seem that the eternal sky was on the side of the Mongols, and many parts of China, the Middle East and Europe saw in Genghis Khan's conquest of the inhabited world the wrath of God. Yeah? The beginning of the day of judgment. Yeah?
अब 13th सेंचुरी आते आते क्या हुआ कि लगभग पूरा का पूरा ये रशिया का पार्ट, पूरा का पूरा ये मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ चाइना, ये सारा कुछ मंगोलिया के अंडर में आ गया, मंगोल ट्राइब्स के अंडर में आ गया, चंगेज खान के अंडर में आ गया। तो ऐसा लगता है, ये टर्मिनोलॉजी यूज किया गया कि ऐसा लगता है कि एटर्नल स्काई जो है, एटर्नल स्काई वॉज ऑन द साइड ऑफ मंगोल्स, राइट। मतलब आप सर उठाते हैं, आकाश देखते हैं, तो पूरा का पूरा आकाश जिसको कवर कर रहा है वो क्या है? मंगोल एम्पायर। इतना खतरनाक, क्या बता रहे हैं? अब क्या कहते हैं कि और क्या कहा गया कि मेनी पार्ट्स ऑफ चाइना, ये सारा आ गया। और इसको कहा गया कि जो लड़ाइयां थी, ये सारी लड़ाइयां एक तरह से गॉड जिस तरह से पनिशमेंट देता है, रैथ ऑफ गॉड, राइट। इसने तो अपने आप को डिक्लेयर करा था कि भाई हम जो है हेवन से हैं, सन ऑफ हेवन, और ये जो है ईश्वर का रैथ है, मतलब जो पनिशमेंट दे रहे हैं। और फर्दर लोगों ने इसको माना भी, इट्स लाइक अ डे ऑफ जजमेंट। जैसे हर एक धर्म में, स्पेशली क्रिश्चियनिटी में क्या कहा गया कि अंत समय आएगा, जब स्वर्ग जाओगे तो भगवान क्या निर्णय लेगा, भगवान क्या करेगा, तो वो निर्णय का समय, जजमेंट का समय। तो लोग अब कहते हैं ना कि हाँ जैसा कर्म करेगा वैसा भोगेगा, तो इसी तरह का ये स्टेटमेंट है। इट वॉज लाइक द डे ऑफ जजमेंट, कि जजमेंट का दिन है, और जजमेंट के दिन क्या हो रहा है? पनिशमेंट मिल रहा है। और पनिशमेंट कौन दे रहा है? हेवन का बेटा, मंगोल रूलर चंगेज खान। क्या इट वॉज लाइक, हाँ क्या क्या पूछ रही थी, बोलिए। उसने अपने आप को डिक्लेयर किया था, ऐसा कोई हेवन का बेटा वो था नहीं, क्या वो तो बार्बरिक ट्राइब था। बट जब कोई रूल कर रहा है, कोई स्ट्रांग है, तो सारा अच्छा अच्छा एडजेक्टिव उसके साथ लग जाता है, उसके साथ वाले तो एडजेक्टिव लगा देंगे ना कि हाँ बेहतरीन। गॉट इट? नाउ द कैप्चर ऑफ बुखारा, जुवाइनी, a late 13th century Persian chronicler of the Mongol rulers of Iran, carried on account of the capture of Bukhara in 1220. अभी हम 13th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, और हम बताएं अभी कि 13th सेंचुरी आते आते लगभग बहुत बड़ा एम्पायर यूरोप, एशिया सबको कवर कर चुका था चंगेज खान, राइट। मतलब मंगोल रूलर, मंगोल एम्पायर के अंदर। अब ये बुखारा का कैप्चर है। आपको जब शुरू में पढ़ रहे थे कि हाँ भाई सोर्सेज में कि कहाँ कहाँ से हमको इंफॉर्मेशन मिलता है, तो सोर्सेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है क्रॉनिकलर का। क्रॉनिकलर कौन होते हैं? जो टाइमलाइन बनाते हैं, इजंट इट, कि इस समय ये इवेंट हुआ, उसके बाद ये इवेंट हुआ, उसके बाद ये इवेंट हुआ, तो ये क्रॉनिकलर कहलाते हैं। जैसे आज हिस्टोरियन कहते हैं, तो उस समय क्रॉनिकलर हर एक टाइम पीरियड में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, उन सबको क्या करते हैं? कंपाइल करते हैं, एक साथ रखते हैं। तो यहां पे इस क्रॉनिकलर को हम देखें, क्या पर्शियन क्रॉनिकलर ऑफ द मंगोल रूलर्स जुवाइनी, इसने बताया बुखारा पे कैप्चर, राइट। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सिटी, जुवाइनी रिपोर्टेड चंगेज खान वेंट टू द फेस्टिवल ग्राउंड where the rich residents of the city were, and addressed them. O people, know that you have committed great sins, and that of the great ones among you have committed these sins. If you ask me what proof I have for these words, I say it is because I am the punishment of God. If you had not committed great sins, God would not have sent a punishment like me upon you. Now one man had escaped from Bukhara after its capture and had come to Khurasan. He was questioned about the fate of the city and replied, they came, they mined the walls, they burned, they slew, they plundered and they departed. अब यहां पे समझिएगा क्या कह रहा है कि वो रिच पीपल वहां पे थे, और चंगेज खान फेस्टिवल ग्राउंड में जाता है, वहां रिच रेसिडेंट है, और वहां पे एड्रेस करते हुए बोलता है
कि तुम लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत ज्यादा पाप किया है, और जिसका पनिशमेंट तुमको मिलने जा रहा है। और इतना बड़ा पाप इसलिए किया है, और क्या किया है ये मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन पाप किया है इसीलिए तो तुमको पनिशमेंट देने के लिए मैं आया हूं। पाप किया है तभी तो एक पनिशमेंट देने वाला यहां पे है। और ये चंगेज खान के वर्ड से क्लियर। और इफ यू आस्क मी व्हाट प्रूफ आई हैव दीज वर्ड्स, तो बोलता है कि अगर आप पूछोगे कि प्रूफ क्या है कि हमने पाप किया है, हमने सिन किया है, तो बोला कि कोई प्रूफ यही है कि मैं तुमको पनिशमेंट देने आया हूं। आई एम पनिशमेंट ऑफ गॉड, गॉड ने भेजा है मुझे तुमको पनिशमेंट देने के लिए। क्लियर। और उसके बाद वन मैन हैड एस्केप्ड फ्रॉम बुखारा आफ्टर इट्स कैप्चर, और वो खुरासन आ गया, वहां से बचा और खुरासन आ गया। और यहां पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, बताया कि क्या बोला गया उसके लिए, जैसे हिटलर के लिए बोला था ना ज्यादा था, ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड, राइट, दैट वाज द स्टेटमेंट, कि वो आया, उसने देखा और वो जीत गया। मतलब वहां पे जहां तक नजर गई वो उस एरिया को जीत गया, या ज्यूस को कंट्रोल करने के लिए। उसी तरह यहां पे भी स्टेटमेंट है कि दे केम, ये किसके लिए है, मंगोल्स के लिए। वो आए, दे माइंड द वॉल्स, दीवारों को तोड़ दिया, माइन कर दिया, सब कुछ तोड़ फोड़ दिया, और सब कुछ जला दिया, सबको स्लॉटर कर दिया, मतलब मारना शुरू किया, गला काटना शुरू किया। प्लंडर्ड मतलब सब कुछ तोड़ फोड़ दिया। गॉट इट। तो बहुत बुरी तरह से ये अटैक करते थे। इनका अटैक ह्यूमन तरीका नहीं था कि ऐसे अटैक कर रहे हैं, कोई अगर सरेंडर कर दिया तो उसको छोड़ दिया, कोई रूल हो लड़ाई करने का, इट्स नॉट लाइक दैट। इनका जो अटैक का मैकेनिज्म था कि जाओ जो मिलता है उसको गाजर मूली की तरह खा जाओ, काट दो बुरी तरह से, तो हाँ बिल्कुल भुजिया बना दो उसका, राइट। तो दैट वाज देयर, इट वाज देयर मेथोडोलॉजी, एंड दैट इज व्हाई इस तरह से दिखाया गया, जो क्रॉनिकलर ने दिखाया कि कितना डेंजरस था, कितना डेंजरस था चंगेज खान, कि जो आते थे पूरा पूरा जहां घुसते थे, जिस एरिया में घुसते थे, सबको बुरी तरह से मार देते थे, गला काट दिया, हाथ काट दिया, आंख फोड़ दिया, कुछ भी तरह से। Isn't it very very cruel these were? Now how did the Mongols create an empire that dwarfed the achievements of the other world conqueror Alexander? अब आप सबको पता है कि एंशिएंट इंडिया में अलेक्जेंडर द ग्रेट और अलेक्जेंडर जो ग्रीस का रूलर था, वो भी क्या चाहता था, विश्व विजेता बनना चाहता था। क्या वो विश्व विजेता बनना चाहता था, जिसके सेनापति को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। इंडिया में ही सेल्यूकस उसका सेनापति था, और उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बुरी तरह से हरा दिया था। क्या बट स्टिल अलेक्जेंडर का एक बहुत बड़ा एम्पायर था, और वो एम्पायर पूरी तरह से स्प्रेड किया गया था यूरोप में, प्लस यहाँ मिडिल ईस्ट में, एंड फर्दर इंडिया तक आते आते, तो फिर इंडिया पे जब अटैक किया था उसके बाद तो अलेक्जेंडर मर भी गया था। क्या और अलेक्जेंडर के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि अलेक्जेंडर लड़ाई तो करता था इधर, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उतना नहीं हो पाता था। होता क्या था, लड़ाई किया, एक एरिया कॉन्कर किया, जीत गया, उसके आगे जीतने गया तो एक तरफ से वो जीतता जाता था और दूसरी तरफ से गवाता भी गया एंड में। क्या मतलब जहां अब यहां आप बढ़ते जा रहे हैं, पीछे आपने ध्यान नहीं दिया, कॉन्कर करके छोड़ा, वो एक तरफ से लूज भी करता जा रहा था। यहां पे मंगोल एम्पायर की बात करें तो अलेक्जेंडर को भी इसने पीछे छोड़ दिया। हालांकि ज्यादा हम इतिहास में पढ़ते हैं अलेक्जेंडर के बारे में, ज्यादा इतिहास में पढ़ते हैं रोमन एम्पायर के बारे में, बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट एम्पायर की एक नोमैडिक एम्पायर ने, चंगेज खान के एम्पायर ने अलेक्जेंडर को भी पीछे छोड़ दिया। इन अ प्री इंडस्ट्रियल एज, इंडस्ट्रियल एज हम कंसिडर करते हैं 16th सेंचुरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 17th एंड 18th सेंचुरी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले कहां आया था, इंग्लैंड में आया था। क्या और
फर्दर यूरोप में स्प्रेड किया था। और ये जो पीरियड था 13 सेंचुरी का, मतलब उससे लगभग 300-400 साल पहले की बात कर रहे हैं, 300 साल 400 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो ये प्री इंडस्ट्रियल एज में टेक्नोलॉजी भी पुअर था, कम्युनिकेशन भी पुअर था, इजंट इट? ऐसा तो नहीं था कि बहुत टेक्नोलॉजी, जैसे आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतना अच्छा है, यहाँ पे बैठे हैं, कहीं से कहीं का इंफॉर्मेशन हमारे फिंगर टिप पे अवेलेबल है, लेकिन उस समय तो था नहीं। क्लियर? Now, what skills were deployed by the Mongols to administer and control such a vast dominion? तो यही सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि ना इतना बड़ा टेक्नोलॉजी, तो आखिर शासन कैसे करते थे ये, और किस तरह से इतना वास्ट एम्पायर को कंट्रोल करके रखा था? For someone so self-confidently aware of his moral, divinely dispensed right to rule, how did Genghis Khan relate to the diverse social and religious groups that comprised his dominion? अब उसने तो डिक्लेयर यही कर रखा था ना कि मुझे भगवान ने भेजा है पूरे पे रूल करने के लिए, तो रूल करने का पावर तो मेरा है। और जो भी उसके डोमिनियन में आए उसमें अलग अलग रिलीजन के लोग आए, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज के लोग आए, ऑब्वियसली अलग अलग कल्चर के लोग आए, सब लोग एक साथ आते गए। तो ये प्लुरैलिटी, प्लुरैलिटी क्या हो गया? प्लूरल बहुत सारे, और प्लुरैलिटी मतलब अलग अलग तरह के जो लोग हैं। क्लियर? तो जस्ट मोमेंट, पानी। ठीक है, तो इतना क्या हो गया? तो ये जो प्लुरैलिटी थी मींस अलग अलग डाइवर्स कल्चर, अलग अलग रिलीजन, सब साथ में आए। क्लियर? और सब इन चंगेज खान के अंदर थे। तो जैसा कि एग्जाम्पल दिया मैंने कि अलेक्जेंडर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, गर्मी तो है। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि अलेक्जेंडर क्या करता गया, एक तरफ से जीतता गया, दूसरे तरफ हारता गया। लेकिन मंगोल एम्पायर में भी इतना प्लूरल और डाइवर्स लोग थे। अच्छा, वो बोल रही है। ठीक है, so we need to start our discussion, however, with a humbler set of questions to better comprehend the social and political background of the Mongols and Genghis Khan.
तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये मंगोल कौन थे, सोशल और पॉलिटिकली ये क्या थे, तब हम समझ पाएंगे कि किस तरह इन्होंने इतने बड़े एम्पायर को अपने कंट्रोल में रखा। क्या इतना बड़ा एम्पायर और वो भी कंट्रोल में। क्या द मंगोल्स वर अ डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल linked by similarities of language to the Tatars, Khitan and Manchus to the east, and the Turkic tribes to the west. ठीक है, तो ये मंगोल कौन थे? मंगोलिया से मंचूरिया है क्या? तो ये सारे जगह के ये ट्राइब थे, ये मंगोल ट्राइब थे, जिन्होंने, अब लैंग्वेज से ये क्या थे, ये डाइवर्स थे, लेकिन लैंग्वेज कौन था? लैंग्वेज टू द टैटर्स, कितान एंड मंचूज ईस्ट में। क्या मंचूरिया के लोग जो थे, मंचूरियन नहीं, मंचूरिया। ठीक है, यहां पे क्या इस पोर्शन में ही आपका जो चाइना में मंचूरिया आता है, क्या चाइना के पार्ट में, नॉर्थ चाइना में ही मंचूरिया आता है। तो इस जो ऐसे आज जैसे ये ड्रैगन की तरह है ना, इसको कहते हैं ना ड्रैगन, राइट? तो इसी पार्ट में आपका मंचूरिया आता था। क्या चाइना को कहते हैं ना ड्रैगन, मैप इसी तरह इसीलिए ना। क्या तो अटैच है, पहले थोड़ी बांग्लादेश था, पहले बांग्लादेश थोड़ी था। ये कब की बात कर रहे हैं हम लोग? 13th सेंचुरी। बांग्लादेश तो 1971 में बना। कल मैच देख के इसको बांग्लादेश दिमाग में है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं, यही आपका मंचूरिया, इट्स नॉट मंचूरियन, मंचूरियन नहीं है, मंचूरिया है। और वहां की भाषा, वहां के लोग मंचू कहलाते थे। ठीक है, वहीं के सारे मंचू हैं। ठीक है, मंचूज टू द ईस्ट और वेस्ट में टर्किक ट्राइब जो भी हमारे यहां आए, कहां से आए? टर्की से आए। मुगल्स भी कहां से आए? टर्की से। सल्तनत रूल जो इंडिया पे हुआ वो टर्क्स का ही रूल था, isn't it? Some of the Mongols were pastoralists while others were hunter gatherers. अब यहां पे एक और चीज देखें, 13th सेंचुरी और 12th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 12th सेंचुरी से देख रहे हैं हम लोग। 12th सेंचुरी आते आते हर जगह तो सिविलाइज हो चुके थे। क्या नोमैड तो नहीं रहा था ना, लोग सेडेंट्री लाइफ जी रहे थे। और ये जो मंगोल्स हैं अभी भी नोमैडिक थे। मंगोल्स क्या थे? नोमैडिक थे, एक जगह से दूसरे जगह घूम रहे थे। अभी भी वो क्या थे? या तो पेस्टोरलिस्ट या कुछ हंटर गैदरर्स थे। पेस्टोरलिस्ट किसको कहते हैं? जो जानवर चराते हैं। लगातार बोल रही हैं आप, मास्क लगा के आराम से, ये सबसे बड़ा ट्रिक है ना? वही तो, ये तो खत्म ही हो गया अब तो, कोरोना नहीं ना, अब तो निपा वायरस, निपा वायरस बहुत खतरनाक। बट वैसे अभी डेंगू में मास्क क्या करेगा? इलॉजिकल, राइट? क्या गॉट इट? तो डेंगू
ऐसे फॉर अवेयरनेस आपको पता होना चाहिए, मच्छर थोड़ी ना मुंह पे आगे काटेगा। हाँ, उसके ऊपर राइज नहीं करता है, दिन में काटता है। दिन में, डे। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, फाइन। और दूसरा चीज क्या देख रहे हैं हम लोग कि भाई ट्राइबल्स हैं, हाँ 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 ठीक है, ट्राइबल्स हैं, और ट्राइबल्स क्या है, हंटर गैदरर्स हैं। एंड व्हेन वी से हंटर गैदरर्स, तो हंटर गैदरर्स कब रहते थे, प्री हिस्टोरिक टाइम में। प्री हिस्टोरिक टाइम में जब स्टोन एज था, तो स्टोन एज में क्या होता है, हंटर हंटिंग करेंगे, कच्चा मांस खा जाएंगे और कुछ खाना गैदर करके रखेंगे। इसीलिए इनको कहा गया कि भाई ये प्रिमिटिव हैं, जंगली हैं, बार्बरिक हैं। और इसीलिए जब वो अटैक करते थे ना, तो इतनी बुरी तरह से अटैक करते थे, उनको फर्क नहीं किसको कैसे गाजर मूली की तरह चबा जाना है, खा जाना है। सो डेंजरस, सो डेंजरस। क्या? The pastoralists tended horses, sheep, and a lesser extent cattle, goats, and camels. They nomadized in the steppes of Central Asia, in a tract of land in the area of the modern state of Mongolia. अब ये जो पेस्टोरलिस्ट थे, ये क्या करते थे, ये जो स्टेपीज में, स्टेपीज आपको बताया बार बार कि ग्रासलैंड और सेंट्रल एशिया का ग्रासलैंड, सेंट्रल एशिया का ग्रासलैंड, हरियाली घास जहां पे, ओके, इट वॉज लाइक लॉन्ग एलोंगेटेड ग्रास, छोटा नहीं होता है, क्लियर? दिस वॉज अ मैजेस्टिक लैंडस्केप विथ वाइड हॉरिजॉन्स, rolling plains ringed by the snow-capped Atlai mountains to the west. तो माउंटेन्स भी है और पूरा का पूरा लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ ग्रासलैंड। तो ये पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी वहां पे सरवाइव करते थे। और साथ में क्या है, गोबी डेजर्ट, ठीक है, एरिड वो पार्ट इन द साउथ एंड ड्रेन्ड बाय द ओनन एंड सेलेंगा रिवर एंड myriad springs फ्रॉम द मेल्टिंग स्नोज। ठीक है, तो अच्छा पिक्चरस वातावरण, क्या है, स्नो भी मेल्ट कर रहा है, उससे झरने बने हुए हैं, ठीक है, साथ में नदियां हैं, क्लियर? और फ्रॉम द मेल्टिंग स्नोज ऑफ द हिल्स इन द नॉर्थ एंड द वेस्ट, lush luxuriant grasses for pastures and considerable small game were available in the good season. The hunter gatherers resided to the north of the pastoralist in the Siberian forest. साइबेरिया आपका रशिया में। तो स्ट्रेच अगर हम देखें कि ये पेस्टोरलिस्ट का स्ट्रेच जो था, क्या हो गया, पेस्टोरलिस्ट का स्ट्रेच था कि ये नोमैडिक ट्राइब हर जगह घूम रहे हैं, ग्रासलैंड है इनके पास सफिशिएंट, they were a humbler body of people than the pastoralists, making a living from trade in furs of animals trapped in the summer months. और ऑब्वियसली पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी थे, तो ये क्या करते थे, फर का भी बिजनेस करते थे, ठीक है, जानवर के फर का, चमड़े का भी बिजनेस करते थे। There were extremes of temperature in the entire region. Harsh long winters followed by brief dry summers. एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब एक एक्सट्रीम से दूसरा एक्सट्रीम, बहुत ठंडा, जैसे साइबेरिया की बात करें तो एक्सेसिव कोल्ड, फिर गोबी डेजर्ट हॉट, क्लियर? तो एक्सट्रीम टेम्परेचर। एग्रीकल्चर वाज पॉसिबल इन द पेस्टोरल रीजन्स ड्यूरिंग शॉर्ट पार्ट्स ऑफ द ईयर, बट द मंगोल्स, unlike some of the Turks for the west, did not take to farming.
फार्मिंग का अपॉर्चुनिटी था कहीं कहीं पे, वो चाहते तो वहां पे खेती भी कर सकते थे, लेकिन मंगोल्स पैस्टोरलिस्ट ही रहे। खेती करना उनके लिए नहीं था। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि खेती करना शुरू किया, उन्होंने पैस्टोरलिस्ट की तरह ही वो अपना जीवन बिता रहे थे मंगोल्स। Neither the pastoral nor the hunting gathering economies could sustain dense population settlements. As a result, the region possessed no cities. अब ये दोनों चीज को अगर हम देखें, पैस्टोरलिस्ट अगर आप हैं तो आपको जानवर को चराने के लिए बस ग्रासलैंड चाहिए, शहर की जरूरत तो है नहीं। प्लस आप हंटर गैदरर्स हैं तो आपको तो जंगल से ना जानवर को मारना है, तो जंगल से जानवर को मारेंगे, खाएंगे, isn't it? दोनों केस में इधर यू आर हंटर गैदरर और अ पेस्टोरलिस्ट, इन बोथ द केसेस सिटीज आर नॉट रिक्वायर्ड। इसीलिए वहां पे शहरों का उदय नहीं हुआ। जैसे जहां जहां ट्रेडिंग हुआ वहां शहर, हाँ बोलिए। तो कहां हो रहा था कहां हो रहा था ये तो जब लड़ाई करने लगे तो कैसे इकोनॉमी, उनकी इकोनॉमी पे कैप्चर कर लिए, अपनी तो कुछ नहीं है। अब जहां पे अटैक किए तो उनकी इकोनॉमी पे कैप्चर कर लिए, वहां पे तो ट्रेडिंग टाउन्स था, इजंट इट? इनका अपना जो है, अपना जो सोशल लिविंग है उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर? द मंगोल्स लिव्ड इन टेंट्स, गर्ल्स एंड ट्रेवल्ड विद देयर हर्ड्स फ्रॉम देयर विंटर टू समर पैस्चर लैंड। अब जहां भी दिक्कत है, विंटर हो गया तो यहां पे घास नहीं मिलेगा, ग्रासेस नहीं होंगे, तो कहां पे चले जाते थे? जिस एरिया में समर हो। तो वो तो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, इनका कोई सेटल रहने का तो कुछ सीन था नहीं। क्या हुआ? क्लियर है? Now another term here, अब मंगोल लोगों को क्या यूनाइट करके रखा था, क्या एक करके रखा था? वन इज एथनिक, अनदर वन इज लैंग्वेज। एथनिक क्या होता है? एथनिक क्या होता है? क्या होता है? कल्चर। हाँ, डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कल्चर। गुड, डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कल्चर, इसी को हम कहते हैं एथनिक। एक जैसा कल्चर अगर शेयर कर रहे हैं तो हम कहलाएंगे कि हम एक एथनिक ग्रुप के हैं। क्लियर? तो लैंग्वेज और एथनिसिटी, ये दो चीजें जो है ये मंगोल्स को एक करके रखी थी। क्लियर? But the scarce resources meant that their society was divided into patrilineal lineages. Resources बहुत लिमिटेड था, बस पेस्टोरलिज्म कर रहे हैं, हंटर गैदरर हैं, तो संसाधन तो बहुत नहीं होगा, इकोनॉमी तो बहुत अच्छा नहीं होगा। क्लियर? तो ना इकोनॉमी अच्छा था ना संसाधन अच्छा था। क्लियर? The richer families were larger, possessed more animals and pasture lands. अब क्या है? रिच कौन होगा? जिसके पास ज्यादा जानवर हैं। क्लियर? तो ज्यादा जानवर होता था, ज्यादा पैस्चर लैंड होता था, वो रिच होते थे। बाकी मोर और लेस इकोनॉमी तो कुछ था ही नहीं। क्लियर? They therefore had many followers and were more influential in local politics. अब जो अमीर थे वो चीफ रहते थे और उनका इन्फ्लुएंस चलता था। क्लियर? जो अमीर है उनका इन्फ्लुएंस चलता था। Periodic natural calamities, either unusually harsh cold winters when game and stored provisions ran out, or drought which parched the grassland, would force families to forage further afield, leading to conflict. अब इनका कॉन्फ्लिक्ट कैसे हुआ? अब एक तो इकोनॉमी था नहीं। क्लियर? जो रिच हो गए, लेकिन अब क्या हो गया? अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो उस केस में क्या करेंगे? ये दूसरे जगह जाएंगे, दूसरे जगह जाएंगे जहां पे फॉरेज मिले। हाँ, एक मिनट। तो दूसरे जगह जब जाएंगे तो वहां के जो लोग होंगे वो
उनसे लड़ाई होगी, वो तो उनसे लड़ाई होगी, तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ठीक है, थैंक यू।